दो नुकीले दांतों वाले सफेद शेर घास के झुरमुट में छिपे हुए थे। उन्होंने दो शिकार कर रहे झोंबी पर नजर गड़ाई। मुफासा ने जल्दी ही छिपे खतरे को भांप लिया। सफेद शेरों ने झोंबी को भागने का मौका, खतरा पैदा हो गया जो यहां तक कि ओबासी के राज्य को विनाश की ओर ले गया। भागे हुए सफेद शेर अपने झुंड में लौट आए। यह एक बहुत बड़ा और क्रूर सफेद शेरों का झुंड था। उनका शेर राजा तो एक अजेय अस्तित्व था। युवा नर शेर ने अपनी मुलाकात की बात शेर राजा को बताई, लेकिन कासा ने कहा, मेरा बेटा मारा गया और तुम जीवित बच गए। वह अपने बेटे का बदला लेगा और तुम्हें भी मेरे बेटे के साथ दफन होना पड़ेगा। इसी तरह युवा सफेद शेर अंत में अपने ही झुंड के हाथों मारा गया। कासा का यह व्यवहार अपनी अगली योजना के लिए था, लेकिन यहां जो कुछ हुआ वह सब एक जोम्बी ने अपनी आंखों से देख लिया। वह भी ओबासी राज्य का एक वफादार था। राज्य के खतरे का मुकाबला करने के लिए वह तेजी से घोड़े दौड़ाता हुआ राज्य लौटा और जो कुछ सुना था वह सब ओबासी को बता दिया। ओबासी ने सफेद शेरों के झुंड की ताकत देखी थी। उनकी शक्ति से वे सफेद शेरों के झुंड के मुकाबले बिल्कुल नहीं थे। उसे अपनी रक्त रेखा बचानी थी ताकि भविष्य में उसकी राजवंश की रक्त रेखा इस भूमि पर बहती रहे। उसे कार्ता को भेजना था पूर्वी रहस्यमयी महाद्वीप की ओर। इस तरह शायद जीने की कोई उम्मीद बचे। मजबूत सफेद शेरों का झुंड उन्हें खत्म कर देगा। कार्ता को छोड़ना ही उनका एकमात्र विकल्प था और ओबासी ने मुफासा से उसकी वफादारी की कसम दिलाई कि भविष्य में कार्ता को राजा बनाने में मदद करेगा, उनकी परवरिश की कृपा का बदला चुकाने के लिए। जबकि ओबासी खुद झुंड का नेतृत्व करके सफेद शेरों को रोकने के लिए रुक गया। वे भागेंगे नहीं, यह उनकी मिशन और गरिमा थी। उनके जाने के कुछ देर बाद ही सफेद शेरों का झुंड ओबासी के क्षेत्र में पहुंच गया। मजबूत सफेद शेरों के सामने ओबासी ने हिम्मत नहीं हारी, हालांकि वह सावधान था। तासा को पता चला कि ओबासी ने पहले ही अपने बेटे और उसके बेटे के हत्यारे शेर को भागने दिया था। उसने तुरंत ओबासी के शेर झुंड को घेर लिया, हर संभावित दुश्मन को खत्म करने की ठान ली था और उन्हें चेतावनी कि सफेद शेर पीछे आ गए हैं। दोनों भाइयों को बस जान बचाकर तेजी से भागना पड़ा, लेकिन सफेद शेरों ने उनकी गंध सूंघ ली थी। वे तेजी से भागते दोनों भाइयों के पीछे पड़ गए। अजेय शेर राजा कैसर के नेतृत्व में दोनों भाइयों के पास जीने का कोई मौका नहीं था। सफेद शेरों ने अपनी बेहतरीन शारीरिक क्षमता दिखाई और उन्हें फिर भागना पड़ा। अच्छा हुआ कि तेज बहते पानी ने सफेद शेरों का पीछा कुछ देर रोका, लेकिन सफेद शेर जल्दबाजी में नहीं थे। मुफासा जहां भी जाए वे उसकी बची गंध से पीछा कर लेंगे। रात हुई। दोनों भाई जंगल में उदास घूम रहे थे। यह पल उनके रिश्ते का सबसे शुद्ध समय था, लेकिन तभी मुफासा को दूसरे शेरों की गंध आई। एक युवा मादा शेर अंधेरे से बाहर आई। उसका नाम शाला बी था। वह एक भगोड़ी मादा थी। उसका झुंड भी सफेद शेरों के हमले से खत्म हो गया था। शाला बी को भगोड़ी सुनकर राजकुमार कार्ता तुरंत बात करने आगे बढ़ा। तभी एक जंगली भैंस उड़कर आई। वह शेर राजा की हत्या की पहली कड़ी थी और शाला बी का पीछा करने वाली। उसी समय 100 मीटर ऊंचे बड़े पेड़ पर एक गोरिल्ला अपने झुंड से अलग थलग थी। वह जन्म से भविष्य देखने की क्षमता रखती थी। कई बार उसने झुंड को संकट से बचाया था, लेकिन उसके अजीब व्यवहार की वजह से झुंड ने सोचा कि लाफी ओदी ने झुंड को खतरा पहुंचाया है। वह झुंड में नहीं रुकी क्योंकि उसे लगा कि भगवान ने ही उन्हें मिलाया है। उसने अपनी बात मुफासा को बताई। क्योंकि मुफासा बचपन से उसकी मदद करता आया था, मुफासा ने स्वाभाविक रूप से कार्ता की शाला बी को पाने में मदद करने का वादा किया और अपना प्यार त्याग दिया। जल्दी ही उनकी राह में हाथियों का झुंड आ गया और शाला बी ने देखा कि सफेद शेर सिर्फ एक नदी के फासले पर है। इस समय उन्हें हाथियों को पार करके ही सफेद शेरों से बचना था। मादा शेर ने जान बचाने के लिए समझ गया कि यह मुफासा की अच्छाई है। उसने तुरंत मान लिया कि उसने ही बहादुरी से शाला बी को बचाया। थोड़ी देर आराम के बाद वे नई यात्रा पर निकल पड़े। वे रेगिस्तान पार करके क्षितिज के अंत तक पहुंचे। इस बर्फीले पहाड़ को पार करने पर वे किंवदंती के स्वर्ग पहुंच जाएंगे। सफेद शेरों को उनकी निशान से फिर पीछा करने से रोकने के लिए मुफासा को ऐशी की सिखाई याद आई। उसने शाला बी से चट्टान पर बर्फ गिरवाई ताकि उनके निशान ढक। सुबह होने पर कार्टा टीम में लौटा। मुफासा ने कार्टा की रात की अनुपस्थिति पर शक नहीं किया, लेकिन कार्टा की बातों में अजीब ठंडक थी। मुफासा ने उसे और शाला बी के प्रति दया दिखाई। सोचा कि कार्टा इस बात से नाराज है। उसे नहीं पता था कि कार्टा ने उसे गहरे गड्ढे में धकेल दिया है। कार्टा छोटी और वे वाकई किंवदंती के स्वर्ग में पहुंच गए। यहाँ खुशी और शांति का माहौल था। हर जगह जीवन उमड़ रहा था। लाफी ओदी ने यहाँ वह बड़ा पेड़ देखा जो उसके सपनों में बार बार आता था। वह यहाँ एक उच्च पद वाली जादूगरनी बनेगी। लेकिन यहाँ के बुजुर्ग जानवरों ने मुफासा को पहचान लिया। यह वही जगह थी जो मुफासा का बचपन का घर था। हाँ, यह गौरव घाटी थी दुनिया से अलग अनंत महाद्वीप में। लेकिन मुफासा के झटके से उबरने से पहले ही एक जोरदार दहाड़ गूंजी। सफेद शेरों ने कार्ता के छोड़े निशानों से उन्हें ढूंढ लिया था। वे गौरव घाटी पर कब्जा करने वाले थे, सभी जानवरों को गुलाम बनाने। सफेद शेरों के हमले का सामना करने के लिए मुफासा के पास पीछे हटने की जगह नहीं थी। उसे लड़ना ही था, भले जानता था कि मौत निश्चित है। निर्णायक युद्ध से पहले उसने शाला बी को यहाँ के शेर झुंड से मदद मांगने भेजा। मुफासा नहीं समझ पाया कि कैसर यहाँ कैसे पहुंचा। कैसर ने कहा कि तुम्हारे भाई ने ही हमें यह अनंत भूमि तक पहुंचाया। मुफासा इस सच पर विश्वास नहीं कर पाया। बचपन से साथ उससे बेहतर था। कार्ता ने सब दोष मुफासा पर डाला। इस समय का कार्ता पूरी तरह पागल हो चुका था। उसे पुरानी दोस्ती याद नहीं रही। कैसर के दबाव में भागने की जगह न होने पर मुफासा ने प्रतिरोध किया, लेकिन वह कैसर का मुकाबला कैसे कर सकता था।
हार मानकर मुफासा सभी जातियों की मदद मांगने भागा। उसने राजसी आभा से सभी को बुलाया। गौरव देश के राजा था। ऊपर कार्ता पूरी लड़ाई देख रहा था। जब उसने मुफासा को जान के खतरे में देखा तो मुफासा से नफरत डगमगाने लगी। अंत में कैसर ने अपनी ताकत से मुफासा को गिरा दिया। वह अभी बहुत छोटा था। मुफासा लाख न चाहता, लेकिन हकीकत सिर झुकाकर सम्मान और श्रद्धा दिखाई। सभी जानवरों ने मुफासा को स्वीकार कर लिया। मुफासा ने यहाँ अपनी बिछड़ी हुई मां को भी देखा, लेकिन उसके पिता उस दुर्घटना में उसे बचाते हुए मर चुके थे। कार्ता के विश्वासघात को मुफासा ने माफ कर दिया, लेकिन कार्टा को उस दिन से स्कार नाम दे दिया गया, क्योंकि पुराना नेक और सरल कार्टा अब नहीं रहा। अंत में मुफासा बिना किसी रुकावट के गौरव देश का राजा बन गया।